दोस्तों, आप मैक्सवेल की 3 इक्वेशंस पढ़ चुके हैं। उसके वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, इस लेक्चर के बाद आप देख लीजिएगा। हम उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शंस में दे देंगे या एंड ऑफ स्क्रीन में उनको जोड़ देंगे, आप वहां से भी जा सकते हैं। आज बात करेंगे मैक्सवेल की 4th इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे मैक्सवेल साहब ने एक डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट दिया था। उसी को आज मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आराम से शुरू कर सकते हैं। आपको मालूम है जो एम्पियर्स लॉ था, उन्होंने कहा था कि साहब अगर जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, अगर आप लाइन इंटीग्रल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये टोटल टाइम म्यू जीरो और जितनी करंट वहां से पास हो रही है उसके बराबर है। डायग्राम बना दें आपको। आपने कहा सर ये हमारे पास एक वायर है, कंडक्टिंग वायर है, जिसमें हम करंट आपकी आई फ्लो कर रहे हैं और साहब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो इसके अराउंड चारों तरफ इस वायर के होगी। तो आप क्या लेते हैं, ये लेंथ लेते हैं, इसकी परिधि, सरकमफेरेंस, समझ रहे हैं बेटा। और यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। डायरेक्शंस आपको निकालना ही आता है, राइट हैंड रूल्स के द्वारा आप निकाल लेते हैं। तो वही कह रहा है कि साहब जो इस पाथ पे इसके चारों ओर अराउंडिंग, इस सराउंडिंग दिस कंडक्टर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, यही एम्पियर साहब ने कहा था, वो मी जीरो टाइम आई होता है, टोटल करंट होता है। अगर आप देखें तो आपको ये सरफेस मिल रही है, एम आई राइट। तो इस सरफेस से जितनी भी करंट डेंसिटी आप जानते ही हैं, करंट पर यूनिट एरिया। तो अगर इस पूरे सरफेस से जितनी भी करंट डेंसिटी पास हो रही है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल के बराबर होगी। तो आपने कहा सर म्यू जीरो, और अगर हमको करंट डेंसिटी मालूम है इस सरफेस एरिया के, तो वो इसके बराबर होगी, एम आई राइट। अब देखिए इस लाइन इंटीग्रल का इस सरफेस इंटीग्रल से अगर संबंध निकाल लें, यानी कि इस लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लें, तो हमारा काम काफ़ी करीब पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए स्टोक थ्योरम आपको याद है। स्टोक्स की थ्योरम क्या कहा था, उसने कहा था कि किसी भी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल है, ये क्लोज सरफेस इसकी है, क्लोज लूप, एम आई राइट। तो क्लोज लूप में ही आप लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं। तो वो कहने लगे कि साहब जिस सरफेस का लेना है, जिस वेक्टर क्वांटिटी का लेना, उसका आप कल ले लीजिए और ये सरफेस इंटीग्रल के कन्वर्ट हो जाएगा। आपने कहा बहुत अच्छा बात है, यानी कि ये चीज बराबर इसके हो जाएगी, आपका काफी काम बन जाएगा। तो आपने कहा सर इस सरफेस का हमने लिया इतना कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस सरफेस, अब ये किसके बराबर हो जाएगी बेटा, म्यू जीरो और करंट इनटू डेंसिटी के बराबर हो जाएगी, एम आई राइट। अब देखिए सरफेस बराबर है, इसी सरफेस की आपने करंट डेंसिटी ली है, इसी सरफेस की मैग्नेटिक फील्ड भी ली है, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी इस सरफेस का है, तो कट जाएगा और आप कहेंगे कि साहब जो कर्ल ऑफ बी है वो म्यू जीरो टाइम ये हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एम आई राइट। ये सब बातें चल रही हैं, कहाँ की चल रही हैं, ये 1862 की बात चल रही है। सोच लीजिए 3 साल बेचारे ने काम किया है। अब देखिए आपने कहा कि अगर सर कर्ल है इसका हम डिवीजन ले लें, डाइवर्जेंस कर लें, यानी डाइवर्जेंस ऑफ दिस कर्ल, तो क्या मिलेगा आपने कहा भाई दोनों साइड का डाइवर्जेंस ले लेंगे, एम आई राइट। म्यू जीरो कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा तो आपको अच्छी तरह मालूम है जब हम वेक्टर पढ़ाते हैं कि सर अगर हमको डाइवर्जेंस लेना है किसी वेक्टर का तो क्या निकलेगा, देखो क्रॉस होता है ना, कर्ल होता है, इसको सिखाया है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल। तो कर्ल में डेल ऑपरेटर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे करोगे तो क्या होगा, एक वेक्टर निकलेगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल होगी। और उस नॉर्मल का जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यानी
आप यहाँ पे समझा दें कि अगर हमारे पास ए वेक्टर आ रहा है ये, और ये वेक्टर मान लीजिए सी आ रहा है, इनको करके, तो आप जानते हैं क्या होगा कि जो सी होगा क्रॉस है तो क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो जब आप लेंगे ए सी तो cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए आप कहते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ डाइवर्जेंट का क्रॉस से जीरो हो जाता है। जीरो होने का मतलब आप समझ गए कि ये आपका था डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। यानी आप कह सकते हैं कि सर हमारा जो म्यू जीरो डाइवर्जेंस ऑफ जे है वो जीरो हो जाएगा। तो म्यू तो एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है, वो तो जीरो नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इज जीरो। बस यहीं से मैक्सवेल साहब को एक बात मिल गई जिसकी वजह से वो काफ़ी आगे चले गए। उन्होंने कहा कि भाई हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को जानते हैं, कॉन्टिन्यूटी को हम जानते हैं। वो कहती है कि सर डाइवर्जेंस ऑफ जे जो है यानी करंट डेंसिटी का जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस डेंसिटी होती है। अगर सरफेस डेंसिटी का रेट चेंज कर दे तो वो डाइवर्जेंस ऑफ इतना होती है। एम आई राइट? यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ जे जो है वो जीरो नहीं हो सकता है। वो किसके बराबर है बेटा आपके पास? वो आपके पास है माइनस डी बाई डी टी ऑफ रो के। बस यहीं से मैक्सवेल साहब के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने कहा कि केवल करंट डेंसिटी नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट भी होती है, जिसका हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन यहां देखिए मैक्सवेल साहब ने क्या कहा। मैक्सवेल सजेस्टेड कि भाई साहब ऐसा नहीं है, जो आप कल आप भी ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का, उसमें केवल करंट डेंसिटी नहीं है, एक और करंट डेंसिटी है जिसको आप डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कह सकते हैं। ये जो फैक्टर जुड़ा है यही मैक्सवेल साहब का है और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आइए आगे चलते हैं। इसका मतलब है क्या करना है। कहने लगे सर हम अगर अब इसका डाइवर्जन ले लें। कहीं बिल्कुल ले लीजिए, किसने मना किया। म्यू जीरो कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन है, बाहर हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस जेडी हो जाएगा। आपने कहा ये तो तय है कि कर्ल ऑफ द बी, जो कि यहाँ पे भी हमने आपको दिखाया है मैथमेटिकली, ये तो जीरो होता ही है, वो तो होगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि जो म्यू जीरो तो जीरो होगा नहीं, डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस जेडी वो जीरो होगा। बस आपने कहा यहां से एक चीज निकल आई, क्योंकि आपको क्या चाहिए थी, जेडी चाहिए थी। तो आपने कहा डाइवर्जेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इसके बराबर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों अभी तक क्या सीखा, फिर से रिवाइज करा दें कि जो एम्पियर्स लॉ था, जो बता रहा था मैग्नेटिक फील्ड का लाइन वेक्टर, इसमें जो इस लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको म्यू जीरो आई के बराबर होती है। उसको आपने किस में चेंज कर लिया बेटा, करंट डेंसिटी कर लिया, यानी कि इस सरफेस एरिया में कन्वर्ट कर लिया कि इससे जितनी भी करंट डेंसिटी पास हो रही है उसके बराबर कर लिया। फिर आपने स्टोक थ्योरम लगा दिया और उसने बताया कि भाई ये लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कैसे करेंगे, कर्ल ले लेंगे। और जब कर्ल बराबर इसके हो गया, यहाँ से आपने ये हो गया, डाइवर्जेंस ले लिया आपने करंट डेंसिटी का, उसको बाद में देखा इस इक्वेशन से कि वो तो जीरो होना चाहिए, जो कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती कि वो जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ चीज़ और है जो लोगों को उस समय तक पता नहीं थी। यही मैक्सवेल साहब ने बताया कि भैया केवल जे नहीं, आपके पास जो है वो करंट डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी भी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी काम हुआ है, इसको और डिटेल में पढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ फोकस कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 पे। कोई बात नहीं, फिर आपने इसका डाइवर्जेंस ले लिया और इसका ये जीरो होना था, तो जानते हैं डाइवर्जेंस ऑफ द जेडी किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ जे के। अब आपने कहा कि सर हमको मालूम है, कह लगे क्या मालूम है
कि डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से आपको मालूम था, क्या मालूम था, एक बार फिर दिखा दें आपको। यहाँ पे हम लोग ने यूज़ की है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये तो ये किसके बराबर हो गया, माइनस डी बाई डी टी ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो वो माइनस और ये माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया। अब आप देखिए, आप मैक्सवेल की जो फर्स्ट इक्वेशन थी उससे आप जानते थे कि सर अगर हम ये लेंगे डाइवर्जेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो वो सरफेस डेंसिटी के बराबर होती है। आप लिख भी सकते हैं फ्रॉम मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। उसने कुछ नहीं किया, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस आ गई थी इसी को उसने गंभीरता से स्टडी किया, बस काम बन गया और उसको एक चीज ये मिल भी गई थी, डी बाई डी टी ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ डी। काम बन गया, इसको कन्वर्ट कर लीजिए, डाइवर्जेंस को बाहर ले आइए तो जी डी की वैल्यू भी आ जाएगी। इसको आपने कहा साहब ये डाइवर्जेंस था, इसको बाहर ले आए हैं तो ये बराबर इसके, राइट। डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस कैंसिल हो गया, तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी थी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बराबर होगी। इक्वेशन नंबर 6 पहुंच गए थे, तो इसको इक्वेशन नंबर 7 कर लीजिए, बस काम बन गया आपका। आपने कहा अब क्या लिखें, कहना अब क्या, जो कर्ल ऑफ बी था वो हो गया आपका म्यू 0 जे प्लस जे डी की जगह आप इसको लिख सकते हैं, राइट। यहां पे एक चीज आपने और देखी थी, क्या देखी थी कि जो आपके पास डी था डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वो एप्सिलॉन 0 ई टाइम था। तो आपने कहा अब क्या कर सकते हैं सर, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 जे डी, डी की जगह लिख दीजिए, एप्सिलॉन कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा डी। यहां से उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही और निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला कि देखिए कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो वो यही कहना चाह रहे थे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो सकती है, जो इक्वेशन नंबर 4 है, जो कि आपकी ये वाली इक्वेशन कह सकते हैं आपको, दिस इज द फाइनल एंड इक्वेशन नंबर 4 मैक्सवेल की। तो उस यहां से बता रहा है कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज देखिए इस फैक्टर को, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या इंट्रोड्यूस कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है। या आप लिख सकते हैं दैट इज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड can produce magnetic field। तो दोस्तों ये था आपका मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, और आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने चालू किया था, उन्होंने एम्पियर्स लॉ को शुरू किया था और उसके बाद स्टोक थ्योरम को यूज़ किया था, क्योंकि उनको सरफेस डेंसिटी यहाँ से कैंसिल करनी थी। फिर आपको कुछ नहीं करना था, जो कर्ल मिल गया था उसका डाइवर्जेंस लेना था, उसको जीरो करना था, दिखाना था कि ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कि डिप जीरो नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट चीज, बस यहीं से इनका ये चालू हुआ। तो फिर क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से आप एक सजेस्ट कर दिया, उन्होंने एक फैक्टर को जेडी फैक्टर को उन्होंने सजेस्ट किया कि इसके द्वारा जो है आप एक ये एडिशनल फैक्टर और होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती, छोटी बात नहीं होती। फिर इसकी आप वैल्यू निकालने में लग गए कि साहब इसका डाइवर्जन लीजिए, जीरो हो गया, ये डाइवर्जन इतना है इसलिए डाइवर्जन जे इसके बराबर होगा। इसको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से आपने देख ही लिया था, ये बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस
डेंसिटी है, और आपने इसको रख के फिर आपने फिर से इसको किया, इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन निकाल ही ली थी और उसने इसके द्वारा इसकी वैल्यू को निकाल लिया। डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा एप्सिलॉन जीरो के फैक्टर के द्वारा रिलेट होती है, रख दिया। तो यहाँ से आपने निष्कर्ष निकाल लिया कि चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 इक्वेशन आपकी परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछी जाती हैं। उम्मीद है कि आप इनको अच्छी तरह पढ़ और समझ लेंगे।